हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम क्लास 12 का चैप्टर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत चैप्टर से जो है अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। आज जो है हमारा जो इससे पहले फर्स्ट वीडियो जो आया था उसमें हम परावर्तन की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है साइन आई अपान जो होता है साइन आर बराबर किसके होता है 2n1 के। एक तो हम ये प्रूव करेंगे, इसी को लिखा जा सकता है साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2/n1। ठीक, पहला नियम ये है जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। और सेकंड नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, तो पहला नियम तो चित्र से ही क्लियर हो जाएगा और दूसरा नियम ये हम प्रूव करेंगे। ठीक, तो ये कैसे प्रूव करते हैं तो इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए एक समतल सतह लेंगे या दर्पण कह लो। दर्पण है तो इसको हम बोल देंगे M1 और M2। M1 और M2 एक मिरर है। ठीक, और इसके ऊपर मान लिया अनंत पर एक प्रकाश स्रोत है। तो अनंत से आने वाली किरणें जो होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो पहली किरण मान लीजिए ये आई है, इसके ऊपर आपतित हुई और दूसरी किरण निकल के इसी के ऊपर ये आपतित हुई। दोनों किरणें एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो समांतर किरणों की जो बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तो बराबर दूरी पे बनाएंगे। पहली किरण ये हो गई, दूसरी किरण ये हो गई। ठीक, अब इसमें एक हम अभिलंब बनाएंगे। तो मान लीजिए इसका अभिलंब ये इसका अभिलंब हो गया और इसका अभिलंब ये हो गया। ये दो अभिलंब हो गए। अब ये माध्यम जो हमारा है वो विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। तो विरल माध्यम से जो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है, तो पहले चैप्टर में पढ़ा है सेकंड फिजिक्स है ऑप्टिक्स का जो पहला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ठीक, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसमें यही देखेंगे, देखो ये प्रकाश ये विरल माध्यम है, ये माध्यम सघन है क्योंकि ये कांच लगा हुआ है। तो अब विरल से सघन में जा रही है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और वायु का अपवर्तनांक होता है 1। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम सघन होता है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक कांच का जाता है तो कांच माध्यम सघन हो जाएगा वायु के साथ। ठीक, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से जो है कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। कांच माध्यम यहाँ पे क्या होगा, सघन। तो विरल से जब सघन में जाएगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था और ऐसे ना जाके थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक, अब ये वाली चीज हम यहाँ पे मिटा देंगे क्योंकि इस डायग्राम में इसका कोई काम नहीं है। प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था पर ऐसे ना जाके थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो अभिलंब की ओर झुक गई। अब ये किरण कौन सी है, आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कोण आई होता है। ठीक, और ये कौन सी, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण आर कहते हैं। ठीक, तो ये वाला कोण हो जाएगा कोण आर। ओके, अब जो है ये पहली समांतर, ये दोनों किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर किरणें जो है वो तरंगाग्र का निर्माण करती हैं। कैसा तरंगाग्र, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। जब दो किरणें समांतर होती हैं तो इसके जो तरंगाग्र बनता है तो वो तरंगा कैसा बनता है, समतल बनता है। ठीक, तो ये तरंगाग्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो ऐसा ही तरंगाग्र यहाँ बनाएंगे। तो जब तरंगाग्र का जब आगे का सिरा देखेंगे तो एक लाइन जैसा दिखेगा, तो वही वाली लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो मान लीजिए ये एक तरंगाग्र हो गया, ये दोनों समतल किरणें हैं, इसके ऊपर ये तरंगाग्र हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ये तरंगाग्र है। तरंगाग्र के द्वारा किरण पर बनाया गया जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ओके, अब इधर आ जाओ। यहाँ पे ये देखा जाए तो एक त्रिभुज बन गया। कौन सा, इसको नाम दे दो, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो सी। ठीक, अब क्या करेंगे, जितनी दूरी ये है, जितनी दूरी ये है, जितनी दूरी AC है, AC दूरी लेके एक इधर चाप लगा देंगे और चाप पे खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहलाती है, वो भी एक तरंगाग्र, नया तरंगाग्र बनता है। तो जितनी दूरी AC है उतनी दूरी प्रकार से ले लेंगे और एक इधर चाप लगा देंगे, यहाँ पे ये चाप हो जाएगा। तो इस चाप पर जो खींची गई स्पर्श रेखा होगी वो तरंगाग्र कहलाएगी। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचो तो एक नया तरंगाग्र ये बन जाएगा। तो एक तरंगाग्र ये हो गया, दूसरा तरंगाग्र ये हो गया। तरंगाग्र के द्वारा बनाया गया एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो ये एंगल 90 हो जाएगा। यहाँ पे ये तरंगाग्र, यहाँ पे ये तरंगाग्र है तो एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, 90 होगा। ओके, अब ये भी तरंगाग्र है तो ये भी एंगल 90, इधर भी देखा जाए तो ये भी 90 होगा। अब देखा जाए तो अब इधर देखो ये आपतित किरण है, ये
नहीं ये अभिलंब है और ये आपतित किरण, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? कोण आई। ये वाला हो जाएगा कोण आई। ठीक, और ये क्या है? तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 90। तो ये भी हो गया 90। अब अगर ये आई है, ये टोटल 90 है, तो इधर वाला कोण कितना बनेगा? ये 90, ये आई, तो इस वाले 90 से अगर ये वाला आई घटाएंगे तो ये वाला कोण हमें पता हो जाएगा, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस कोण आई। ठीक, अब अगर ये वाला कोण पता करें तो इसके त्रिभुज के अंदर वाला ये वाला कोण पता करें तो ये कैसे पता हो पाएगा? तो ये ऐसे पता होगा, देखो ये टोटल एंगल कितना होगा? ये अभिलंब है, तो अभिलंब के द्वारा समतल सतह जो होती है उसके ऊपर बनाया गया एंगल कितना होगा? वो भी 90 होगा, तो ये भी 90। ठीक, अब देखो ये 90 है, ये 90 माइनस आई है, तो अगर इस वाले 90 से इस वाले 90 से ये वाला घटा दे तो मिल जाएगा हमें, तो 90 माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला कोण, तो प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस कोण आई, 90 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कोण आई आ जाएगा। तो ये वाला कोण हमें कितना मिल गया? कोण आई मिल गया। ठीक, अब देखो ये 90 हो गया है, ये कोण आर है, ये कोण कितना है? कोण आर है, और ये भी अभिलंब है, तो ये एंगल कितना होगा? ये भी 90 होगा। तो इस वाले 90 से अगर ये वाला घटा देंगे हम तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा, तो ये वाला हमारा कितना होगा? 90 माइनस कोण आर। ऐसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 90, इस वाले 90 से ये वाला कोण घटाएंगे तो ये वाला भी मिल जाएगा। अब देखो ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 180 होती है, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस आर। यहाँ पे अगर एक समकोण त्रिभुज बनाए तो समकोण त्रिभुज में देखा जाए ये 90 है, 90 है, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो यहाँ पे देखा ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? ये थीटा होगा। थीटा का मतलब कोण आर होगा। ठीक, तो ये वाला कोण भी हमें पता हो गया आर है। अब इस बिंदु को भी कुछ नाम दे देंगे, इस बिंदु को नाम दे दो ई। अब देखा है तो हमें यहाँ दो त्रिभुज प्राप्त हो चुके हैं, कौन कौन से? एक ए बी सी और एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ए सी ई। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेके हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे करेंगे आगे तो देखते हैं। ये माध्यम हमारा, ये माध्यम कौन सा था? विरल। तो इसमें लिख देंगे हम विरल माध्यम। विरल माध्यम में आप अपवर्तनांक मान लेना n1, इस माध्यम का अपवर्तनांक मानना n1 है। यह माध्यम सघन है, तो इसका अपवर्तनांक मानना n2, सघन माध्यम, तो इसका अपवर्तनांक मान लेना n2। ठीक, तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 हो गया और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो गया। इसमें प्रकाश की चाल हम मान लेते हैं v2 है, इस माध्यम में जो प्रकाश चल रहा है इसकी चाल हम मान लेते हैं v2। तो लिखेंगे प्रकाश की चाल v2, इसमें v1 मानेंगे। पहला माध्यम तो पहले माध्यम प्रकाश की चाल v1, ये दूसरा माध्यम तो इसमें प्रकाश की चाल मान लेंगे v2, प्रकाश की चाल v2। तो इसमें प्रकाश की चाल v2 हो गई, इसमें प्रकाश की चाल v1 है। हमें प्रूव क्या करना था? हमें प्रूव करना था कि sin i अपान sin r बराबर होता है n2 अपान n1। तो ये चीज कैसे प्रूव होगी? तो हम दो त्रिभुज हमें दिख रहा है, कौन कौन से? एक त्रिभुज हमारा ये दिख रहा है ए बी सी और एक दिख रहा है ए सी ई। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेके हम आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। आगे कैलकुलेशन जब बढ़ाएंगे तो पहला त्रिभुज हमारा प्राप्त हुआ है ये वाला, इसको यहाँ पे बना लो ताकि समझ में आ जाए। तो ये एंगल हमारा 90 था, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये एंगल हमारा कोण आई है। ठीक, एक त्रिभुज ये मिला, एक त्रिभुज ये मिला, इसको बनाओ। तो यहाँ पे अगर इसको हम बनाए तो ये ऐसे बनेगा, ये एंगल भी यहाँ 90 है, तो 90 के सामने वाला कर्ण और ये कोण हमारा कोण आर। तो 90 के सामने वाला कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। तो यहाँ पे ये वाला लंब हो जाएगा, कोण आई के सामने कौन है? ये, तो लंब, और इसके सामने कौन है? ये, तो कर्ण। तो इसको हमने 90 को हमने क्या कहा था? बी कहा था, तो ये पॉइंट बी है हमारा, और कोण आई जो है वो ए है, ये पॉइंट ए है हमारा, और ये पॉइंट सी है। अगर इसमें देखा जाए तो ये कोण हमारा सी है, और ये ए है, और ये ई है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम पहले साइन की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन आई निकालेंगे, फिर साइन आर निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में साइन का अनुपात लगा दो, इस वाले त्रिभुज में साइन का अनुपात लगाएं तो साइन बराबर क्या होता है? साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब है 90, आई के सामने कौन है? BC, तो लंब हो जाएगा BC। कर्ण कौन है? कर्ण है AC। यहाँ पे देखा जाए चित्र में वापस आएंगे, प्रकाश की जो चाल, ये जो तरंगाग्र AP है, तरंगाग्र AP है, तरंगाग्र AP जो है वो BC तक जाने में कितनी दूरी तय करेगा? कहेंगे BC दूरी तय करेगा। मतलब तरंगाग्र AP जो है वो बिंदु B से बिंदु C तक जाने में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? BC दूरी तय करेगा। ठीक, तो इसमें हमने चाल क्या मानी? इसमें चाल अपनी मानी है V1, इसमें चाल जो V1 है, तो फिर और प्रकाश की चाल V1 है, तो समय मान लेता हूँ कितना लगा होगा? T लगा होगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी?
दूरी वाला फॉर्मूला होता है 4 गुणे समय, 4 V1 समय t, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो जाएगा V1, ठीक, ये वाली दूरी में निकाल के V1। ऐसे ही तरंगांक TC के द्वारा देखो, तरंगांक TC जो है ये बिंदु E से चल के बिंदु A पर जाएगा तो कितनी दूरी लगेगा, कहेंगे AE, तो ये दूरी कितनी बनेगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 इसमें हमने क्या मान लिया V2 और समय वही t लगेगा, तो ये दूरी कितनी निकल के आ जाएगी, ये दूरी यहाँ से तक की आ जाएगी V2t, ठीक, तो AE का मान मिल गया V2t और मिल गया AC का मान मिल गया, नहीं BC का मान मिल गया V1t, रखो यहाँ पे, तो sin I बराबर DC कितना है V1t और AC तो AC है, इसको ऐसे रहने दो, इसे बोल देंगे समीकरण 1। अब इस त्रिभुज में लगाओ, जब इस त्रिभुज में हम लगा रहे हैं तो इस त्रिभुज में देखो हमने AE का मान कितना निकाला है V1t, सही V2t, और इसमें हमने कितना निकाला था, ये वाला ये आया था V1t, तो यही मान हमने रख दिए थे। अब इस त्रिभुज में लगाए साइन लगाए, इस त्रिभुज में हो जाएगा साइन R बराबर, इसमें एंगल कितना है R है, तो करेंगे साइन R बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब यहाँ पर यही है और डिवाइड में आ जाएगा 90 के सामने वाला कर्ण, डिवाइड में आ जाएगा कर्ण, तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन R बराबर AE की वैल्यू कितनी है V2t डिवाइड बाई AC, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो, लिखेंगे समीकरण 1 भाग 2, बात करते हैं समीकरण 1 ये है साइन I अपान साइन R बराबर, इसका मिला है V1t और बटे में AC, और इसका मिला है V2t और बटे में AC कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन I अपान साइन R बराबर V1 डिवाइड बाई V2, ठीक, ये मिल गया। पर हमें तो ये नहीं प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि साइन I अपान साइन R बराबर N2 अपान N1, तो ये चीज़ कैसे प्रूव होगी, तो क्लास 11 का एक फार्मूला होता है आवृत्ति बराबर V नहीं कहते, इसको न्यू कहते हैं, तो कहेंगे न्यू बराबर NB, क्या होता है L लैम्डा, आवृत्ति बराबर होता है L लैम्डा, ठीक, 4 बराबर होता है V बराबर L लैम्डा, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बराबर L लैम्डा, N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पे आवृत्ति है और लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य है और V क्या है प्रकाश की चाल, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम V1 की वैल्यू रखें तो V1 की वैल्यू क्या बनेगी, V1 की वैल्यू अगर हम बनाए यहाँ पे तो बन जाएगी N1 लैम्डा, और भी किसी और एक होता है लेंथ दर्पण समय का नाम। अपवर्तन की परिभाषा जब पढ़े थे तो इसमें एक संबंध निकाले थे, ये लगाएंगे यहाँ पे, एक संबंध निकाले थे N बराबर C अपान V, तो एक रिलेशन ये होता है, ये क्या है रिलेशन, अपवर्तनांक और प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल में संबंध होता है, ठीक, तो N बराबर लगा देंगे C अपान V। अगर हम यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो V बराबर क्या आ जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा C बटे L, ठीक, तो V बराबर आ जाएगा L। यहाँ पे अगर हम V1 का है इसको तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर C बटे N1, V1 बराबर C बटे N1, ठीक। ऐसे ही जब V2 के लिए लगाएंगे तो VT के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे रखो V1 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन I बटे साइन R, दिख नहीं रहा है, साइन I बटे साइन R, इधर देखो उसी के आगे साइन I बटे साइन R बराबर V1 कितना है, V1 को हम लिख सकते हैं N बटे C बटे N1, तो V1 को हम लिखेंगे C बटे N1 और VT को क्या लिख सकते हैं उसी के अनुसार C बटे N2, तो C क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, N2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से निकल के आ जाएगा साइन I अपान साइन R बराबर N2 बटे N1। तो स्नेल का नियम शायद यही तो होता है कि साइन I अपान साइन R बराबर होता है जहां प्रकाश की किरण जाती है उसके अपवर्तनांक को पहले लिखते हैं, जहां से जाती है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन I अपान साइन R बराबर N2 ठीक। इसी चीज को ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो और चाहो तो ऐसे रखो, ठीक। तो ये किसका नियम आ गया, स्नेल का नियम आ गया। तो स्नेल का नियम या फिर अपवर्तन का द्वितीय नियम, तो अपवर्तन का द्वितीय नियम हमने प्रूव कर दिया, ठीक। अपवर्तन का द्वितीय नियम प्रूव कर दिया। पहला नियम तो चित्र से क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये आपतित किरण
ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में, एक ही कोण में, तो एक ही तल है, दूसरा तल तो नहीं यहाँ पे आ रहा है। दूसरा तल इसका कौन होगा, इधर, तो दूसरा तल में इधर तो कोई किरण आई नहीं है, यही तो पहला तल है। तो तीनों देखा है, अविलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक तल में। और हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव किया कि sin i अपॉन sin r बराबर होता है L2 ठीक। तो ये हो गया स्नेल का नियम या अपवर्तन का द्वितीय नियम। यही हमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से क्या करना था, अपवर्तन की व्याख्या करनी थी, तो अपवर्तन की व्याख्या यहाँ पर हो जाती है।